हेलो दोस्तों, उर्जित अकेडमी में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं शिवाजी के शासनकाल से संबंधित तथा सिख गुरुओं के से संबंधित। दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है और अक्सर एक न एक प्रश्न इससे प्रतिवर्ष पूछे जाते हैं, चाहे वो पीसीएस का एग्ज़ाम हो या व्यापम का कोई भी एग्ज़ाम हो। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा दोस्तों, मैं 1000 प्रश्नों की जो मिसलिनियस प्रश्न जिसे हम बोलते हैं विविध प्रश्न, उसकी मैं सीरीज स्टार्ट करूंगा। प्रतिदिन 100 क्वेश्चन डालूंगा मैं। इस तरह से 1000 प्रश्न होंगे आपके सामने और वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे जो प्रीवियस ईयर के किसी न किसी एग्जाम में आए हुए प्रश्न होंगे। और उम्मीद है कि इस बार एमपीपीएससी के और व्यापम के किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फायदेमंद होंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो का अपडेशन तुरंत पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, अभी हम बात करेंगे शिवाजी के बारे में, इसके बाद जो है हम बात करेंगे सिख गुरुओं के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न है, शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ? तो दोस्तों, शिवाजी का जन्म शिवनेर किले में हुआ है। दोस्तों, ये प्रश्न आया हुआ है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा प्रश्न है, शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ? तो दोस्तों, शिवाजी का जो राज्याभिषेक हुआ है वो 1674 में हुआ है। दोस्तों जी, शिवाजी का 2 बार राज्याभिषेक हुआ है, ठीक है। लेकिन अक्सर जो है पूछा यही जाता है कि शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ है, तो वो 1674 में हुआ है। शिवाजी की माता का नाम क्या है? तो दोस्तों, शिवाजी की माता का नाम जीजाबाई है। ये प्रश्न भी दोस्तों जो मैं आपके सामने बता रहा हूँ, ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं। आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखेंगे तो ये सारे प्रश्न आपको जरूर मिलेंगे। इसके बाद 4th नंबर का जो प्रश्न है, तो दोस्तों 4th नंबर का प्रश्न है कि शिवाजी के पिता का नाम क्या है? तो शाहजी भोसले जो है शिवाजी के पिताजी का नाम है। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? तो दोस्तों, रायगढ़ के किले में हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, रायगढ़ के किले में जो है अभिषेक हुआ है। कब? 1674 में। शिवाजी का आय का मुख्य साधन क्या था? ये बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, शिवाजी के जो आय का मुख्य साधन है वो यहाँ पर शायद कुछ मिसप्रिंट हो गया है, ये प्रश्न अभी आप छोड़ देंगे। एक्चुअली क्या है, जो आय का इनके मुख्य साधन था वो इनकी एक कर प्रणाली थी जिसे चौथ बोला जाता है, उसके द्वारा जो है इनकी प्रमुख आय का स्रोत था। इसकी इसके अलावा जो है अगला प्रश्न है, शिवाजी ने कब छत्रपति की उपाधि धारण की? तो दोस्तों, जब उनका राज्याभिषेक हुआ 1674 में, तभी उन्होंने जो है छत्रपति की उपाधि धारण की, इसीलिए उन्हें छत्रपति जी शिवाजी महाराज कहा जाता है। अष्टप्रधान परिषद किनके शासनकाल में हुए? तो दोस्तों, जो अष्टप्रधान है ये शिवाजी के शासनकाल में हुए, यानी इन्होंने जो है इनके एक मंत्रिमंडल था। अगर हम आज के उससे बात करें तो इनका एक मंत्रिमंडल था जिसमें 8 प्रमुख लोग हुआ करते थे, जिसे अष्टप्रधान कहा जाता है। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये प्रश्न भी आया हुआ है। इसके अलावा है, चौथ क्या है? तो दोस्तों, जैसे अभी हमने इसमें पढ़ा, हमने इसके पहले जो है क्वेश्चन जो 6 नंबर का है, जो उनकी आय का मुख्य स्रोत क्या था? तो दोस्तों, जो उनकी आय का मुख्य स्रोत था वो चौथ था। तो चौथ क्या है? पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर है ये, ठीक है। ये एक प्रकार का कर है जो कि जो पड़ोसी राज्य थे उन पे लगाया जाता था। इसके अलावा झलकी की संधि किसके मध्य हुई? तो दोस्तों, ये हैदराबाद के निजाम और बालाजी बाजीराव के मध्य हुआ, ठीक है दोस्तों। ये भी पेशवा थे। इसके बाद जो है सरे जमी प्रथा किसे संबंधित है? दोस्तों, सरे जमी जो है मराठा भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित है, ठीक है। ये भी एक प्रकार का कर है, ठीक है। तो ये जो है सरे जमी इसे कहा जाता है। ये पूछा जा सकता है कि सरे जमी क्या है? तो दोस्तों, सरे जमी प्रथा क्या है? तो ये मराठा भू राजस्व व्यवस्था है। किस मराठा राज्य में सबसे अंत में अंग्रेजों की सहायक संधि स्वीकार की? तो दोस्तों, होलकर ने, ठीक है। ये होलकर, दोस्तों, जितने चाहे होलकर हो या सिंधिया हो या नागपुर के भोसले हो, ठीक है, ये सब लोग क्या है? ये सारे लोग पेशवा हैं, ठीक है, जो कि मराठा के ही एक जिन्हें कहा जाता है मराठा के ही एक भाग हैं एक, ठीक है, पार्ट हैं। तो किस मराठा राज्य ने सबसे अंत में अंग्रेजों की सहायक संधि स्वीकार की? तो वह है होलकर। होलकर कहाँ के हैं दोस्तों? ग्वालियर के। इसके बाद 14 नंबर का प्रश्न है, किस मराठा सरदार ने सबसे पहले लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि स्वीकार की? तो दोस्तों, बाजीराव पेशवा द्वितीय। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ये आया हुआ है कि किस मराठा सरदार ने सबसे पहले लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि स्वीकार की, ठीक है दोस्तों। सहायक संधि क्या होती है? ये इसके बाद जो है अगला टॉपिक जो है अंग्रेजों से संबंधित आएगा, यानी जो भारत में कौन कौन से यूरोपीय देश भारत में आए और उनके बीच में
किस तरह से मतलब उतार चढ़ाव रहे और अंग्रेज़ों के बारे में सारे चीज़ें जो हम पढ़ेंगे। तो जो ये लॉर्ड बेलेजली है, इनकी जो सहायक संधि थी, इसके बारे में हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है मराठा सरदार कौन थे, वो पेशवा बाजीराव द्वितीय थे। ठीक है, पेशवा बाजीराव द्वितीय थे, जिन्होंने क्या किया है, जो बेलेजली सहायक संधि थी उसको स्वीकार किया। दोस्तों यहाँ पे मैं शॉर्ट में बता देता हूँ सहायक संधि क्या है। तो दोस्तों सहायक संधि वो चीज़ होती थी कि अंग्रेज क्या करते थे कि जिस या मतलब अपनी सेना किसी भी राज्य में या किसी दूसरे जो रियासतें थी उसमें अपनी एक सेना रख देते थे। ठीक है, और सेना जो रखते थे उनका सारा खर्च कौन उठाता था जिसके उसमें सेना रखी जाती थी। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि जैसे पेशवा बाजीराव द्वितीय ने सहायक संधि स्वीकार कर ली, अब इनके साथ इनके क्या होगा, इनकी सेना में भी अंग्रेजों की एक सेना होगी। अब पेशवा जो बाजीराव द्वितीय होंगे, ये कोई भी युद्ध बिना अंग्रेज परमिशन से नहीं लड़ पाएंगे। ठीक है, मतलब किसी प्रकार की संधि, किसी से एक दोस्ती, ये किससे बिना अंग्रेजों को पूछे हुए नहीं कर पाएंगे। इसे ही सहायक संधि कहा जाता था। ठीक है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। 25 नंबर का जो प्रश्न है, किस मराठा सरदार ने सेना का गठन यूरोपीय ढंग से किया। तो दोस्तों ये है महादजी सिंधिया ने। ठीक है, कैसे किया, यूरोपीय ढंग से सेना का गठन किया। किस मुगल सूबेदार ने दक्षिण में शिवाजी को पराजित किया। तो दोस्तों राजा जयसिंह था। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इनके मध्य संधि भी हुई है, पुरंदर की संधि, हम आगे पढ़ेंगे इसी में। तो किस मुगल सूबेदार ने दक्षिण में शिवाजी को पराजित किया। तो दोस्तों वो है राजा जयसिंह। किसके शासनकाल में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। तो दोस्तों माधवराव नारायण के। ये भी जो है पेशवा ही थे, पेशवा मराठा। किसके समय में मराठा शक्ति अपने चरमोत्कर्ष में पहुंची थी, साथ ही मराठा शक्ति का पतन प्रारंभ हुआ। तो वो है बालाजी बाजीराव। ठीक है, ये जो है अपने सर्वोच्च शिखर पे थी, लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे इनका जो है पतन भी होने लगा। किसने अंतिम महाराज पेशवा कहा जाता था। दोस्तों माधवराव को अंतिम जो है क्या कहा जाता था, अंतिम पेशवा कहा जाता था। जिस तरह से अंतिम मुगल बादशाह कौन हुए, इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसी प्रकार जो है अंतिम पेशवा कौन हुए, तो वो है माधवराव। दोस्तों इसमें 14 नंबर का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने सबसे पहले सहायक संधि स्वीकार की थी। इसके बाद 20 क्वेश्चन है कि अंतिम महान पेशवा कहा जाता था माधवराव को। दोस्तों ये प्रश्न रिपीट हो गया है, माधवराव को। किसे लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार माना जाता था। तो वह बाजीराव प्रथम को। ठीक है, बाजीराव प्रथम को। खेड़ा का युद्ध 1707 में हुआ, ये प्रश्न भी पूछा गया है। गुरिल्ला युद्ध, ये बहुत महत्वपूर्ण है, 26 से। ठीक है, गुरिल्ला युद्ध पथ प्रवर्तक कौन थे। दोस्तों शिवाजी। शिवाजी जो शासनकाल रहा है, वो जो गुरिल्ला युद्ध है उसके लिए बहुत जाना जाता था। ठीक है, गुरिल्ला युद्ध जो है बहुत ही जाना जाता था। मतलब अगर हम कहा जाए तो शिवाजी की जो वीरता और जो उनकी जो यश गाथा है, वो गुरिल्ला युद्ध के कारण ही बढ़ी है। 24 जो प्रश्न है, वो ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की। तो जैसा सभी लोग, जो मैं बता चुका हूँ मैं पिछले वीडियो में, कि जीवाजीराव सिंधिया ने जो है ग्वालियर राज्य की स्थापना की है। 25 प्रश्न नंबर है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817-18 के बीच में दौरान हुई, जिसमें संधि कौन सी हुई, कानपुर की संधि हुई। दोस्तों इसमें बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न 23 है। 23 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है इसमें। 26 है, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ। दोस्तों 1761 में जो है पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ। किसके बीच बीच हुआ। दोस्तों पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ। ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह, यानी जो पेशवा हुआ करते थे उनके, और यानी एक प्रकार से अगर ये कहा जाए कि जो मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ, क्योंककि पेशवा जो भी थे वो मराठे ही थे। ठीक है, और अहमद शाह अब्दाली के बीच में जो है तृतीय पानीपत का युद्ध हुआ। ठीक है, कब हुआ, 1761 में। पानीपत के तृतीय युद्ध में मारे जाने वाले दो महत्वपूर्ण सैन्य सरदार कौन थे। एक विश्वनाथ राव थे, एक सदाशिव राव भाऊ थे। ठीक है, बीजापुर के सुल्तान ने किस सरदार को शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए भेजा था। दोस्तों अफजल खां को। ठीक है, अफजल खां को। दोस्तों इसमें 26 नंबर का, 27 नंबर का और 29 नंबर का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद जो है 30 प्रश्न है, मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे माना जाता है। तो दोस्तों बालाजी विश्वनाथ को मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक माना जाता है। जैसे मराठा को संस्थापक शिवाजी राव को माना जाता है, लेकिन दूसरा संस्थापक हम बात करें तो बालाजी विश्वनाथ को माना जाता है। मराठा राज्य संघ की स्थापना किस पेशवा के समय हुई। दोस्तों बालाजी विश्वनाथ के। ठीक है, बालाजी विश्वनाथ के। ये दोनों प्रश्न में आपस में थोड़ी सी समानता है। मराठा जो है शासनकाल को किसने सरल और कारगर बनाया। दोस्तों बालाजी विश्वनाथ।
ठीक है। बालाजी विश्वनाथ ने इनको सरल और कारगर बनाया। कारगर से मतलब हुआ है कि मतलब उन्होंने अपना राज्य को विस्तार पूर्वक जो है अपने राज्य को विस्तरित किया और अपने आप को सशक्त किया। मराठा शासन में सारे नौमत का क्या अर्थ है दोस्तों, ये सेनापति हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि मराठा में अष्ट प्रधान थे, यानी उनकी जो मंत्रिमंडल था उसमें 8 प्रधान थे, उन्हीं में से एक है सरे नौमत, ठीक है। उन्हें उन्हें क्या कहा जाता था, सेनापति कहा जाता था। इसके बाद जो है मराठा राज का अंतिम पेशवा कौन था, तो दोस्तों बाजीराव द्वितीय, ठीक है। मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था, बाजीराव द्वितीय। अगर हम अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, मुगलों की कैद में भागने समय शिवाजी ने किस जेल में थे। दोस्तों मुगलों ने उन्हें कैद कर लिया था, लेकिन उन्हें आगरा की जेल में रखा गया था। फिर क्या हुआ, वो फलों की टोकरी में छिप के वो बाहर कैद हो गए। उस समय पे उन्हें औरंगजेब ने कैद कर लिया था। तो किस जेल में थे वो, आगरा की जेल में। वह कौन सा सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़ लाने के लिए भेजा था। दोस्तों अफजल खां, इस पे बात हो चुकी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अफजल खां को शिवाजी और मुगलों के बीच कौन संधि हुई, दोस्तों पुरंदर की संधि हुई। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। 39 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। शिवाजी का अंतिम सैन्य अभ्यास कौन सा था, दोस्तों कर्नाटक का अभियान जो है शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान था। शिवाजी और औरंगजेब दोनों समकालीन थे दोस्तों। समकालीन का मतलब होता है दोनों ही एक ही शताब्दी के थे, ठीक है। दोनों ही समकालीन थे। शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था उसे सुमंत कहा जाता था, ठीक है। सरे नौमत की हम बात कर चुके हैं, सेनापति होते थे, ठीक है। समर्थ गुरु रामदास कौन थे, दोस्तों ये प्रश्न एमपीपीएससी में पूछा गया है कि शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे, ठीक है। तो दोस्तों शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे गुरु रामदास, ठीक है। गुरु रामदास कौन है, अभी हम इन पे बात करेंगे। गुरु रामदास पे, ये सिखों के तीसरे गुरु थे, ठीक है। गुरु रामदास जो है सिखों के तीसरे गुरु थे और शिवाजी के ये साथ में गुरु ही थे, ठीक है। तो गुरु रामदास कौन थे, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न एमपीपीएससी में पूछा गया है। इसके बाद 44 प्रश्न है, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा क्या होते थे। दोस्तों शिवाजी जो पेशवा होते थे वो प्रधानमंत्री होते थे। ये मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ जो उनके अष्ट प्रधान हैं। जैसे सारे नौमत सेनापति हो गए, पेशवा कौन हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, ठीक है। इसके बाद जो है गुप्तचर कौन हो गए। तो इस तरह से जो है सुमंत जो विदेशी मामलों को देखते थे वो कौन होते थे, वो सुमंत कहलाते थे। इस तरह से उनके उसमें 8 प्रधान होते थे, ठीक है। अगले हम प्रश्न में बात करते हैं, शिवाजी के बाद किसने गुरिल्ला युद्ध का संचालन किया। दोस्तों सदाशिव राव भाऊ ने, जो कि पानीपत के तृतीय युद्ध में मृत्यु हो गई उनकी। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, दोस्तों शिवाजी के जो साम्राज्य था उनकी राजधानी थी रायगढ़ में। कोई भी शासन हो उनकी एक राजधानी हुआ करती थी, उसी प्रकार शिवाजी की राजधानी क्या हुई, रायगढ़ हुई। शिवाजी का सर्वप्रथम नौसैनिक बेड़ा कहाँ स्थापित था, कोलाबा में, ये मुंबई के अंतर्गत आता है। शिवाजी ने मुगलों की संधि के द्वारा किलों का स्थानांतरित किया, दोस्तों पुरंदर की। दोस्तों मुगल और शिवाजी के बीच युद्ध हुआ, उसमें पुरंदर की संधि हुई, ठीक है। उस संधि के द्वारा क्या हुआ, 1665 में, ध्यान रखिएगा 1665 में। तो इसमें क्या हुआ कि शिवाजी उसमें पराजित हुए और उन्होंने अपनी बहुत सारे किले जो है मुगलों को हस्तांतरित कर दिए, यानी उनको दे दिए। शिवाजी सबसे अधिक किससे प्रभावित थे, तो दोस्तों जीजाबाई। जीजाबाई उनकी माता का नाम था। शिवाजी लड़ने के लिए जय सिंह को किस मुगल शासक ने भेजा था, दोस्तों औरंगजेब ने। तो शिवाजी और जो मुगल शासक औरंगजेब ने किसको भेजा था, जय सिंह। इन्हीं दोनों के बीच में युद्ध हुआ और युद्ध में जय सिंह हार गए, जय सिंह जीत गए और उसमें पुरंदर की संधि हुई 1665 में। दोस्तों याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, शिवाजी के संरक्षक एवं राजनीतिक गुरु कौन थे, तो दोस्तों दादाजी कोटदेव। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये प्रश्न आया हुआ है, राजनीतिक गुरु और संरक्षक, ठीक है। आध्यात्मिक गुरु कौन थे, वो रामदास थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं संरक्षक एवं राजनीतिक गुरु के बारे में। तो इस तरह से दोस्तों शिवाजी महाराज के बारे में इतने प्रश्न पूछे जाते हैं जो मैंने आप लोगों के सामने रखे। काफ़ी महत्वपूर्ण है और उम्मीद करता हूँ कि इन्हीं में से एग्ज़ामों में ये जो प्रश्न है प्रीवियस ईयर में आए भी हुए हैं और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी ये प्रश्न आप लोगों के लिए कारगर होंगे। अब चलिए हम दोस्तों हम बात कर लेते हैं जो सिखों के धर्मगुरु थे, ठीक है। तो मैंने यहाँ 10 के 10 धर्मगुरुओं के बारे में बताया है दोस्तों, ये 10 है, ठीक है। 10 धर्मगुरुओं के बारे में मैंने यहाँ बताया है। तो दोस्तों ये इनका जो क्रम है भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको इनका क्रम याद होगा तो
कुछ चीज़ें समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो जैसे सबसे पहला है गुरु नानक देव जी। दोस्तों गुरु नानक देव जी सबसे पहले अगर कहें तो सिखों के संस्थापक भी गुरु नानक देव जी ही हैं। ठीक है, इसके बाद जो दूसरे हुए गुरु अंगद देव हुए, तीसरे अमरदास हुए और चौथे रामदास हुए। दोस्तों अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि शिवाजी के जो धर्म गुरु थे वो चौथे गुरु थे, है ना। तो थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा, वहाँ मैंने तीसरे बताए थे, यहाँ पे चौथे गुरु हैं, है ना। चौथे गुरु रामदास जी हैं, जो कि किसके आध्यात्मिक गुरु थे, वो आध्यात्मिक गुरु थे शिवाजी महाराज के। दोस्तों मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बताया था कि आध्यात्मिक गुरु रामदास थे। तो दोस्तों रामदास जो है बेसिकली चौथे गुरु हैं सिखों के। ठीक है, मैंने वहाँ तीसरा बोल दिया था, लेकिन वो चौथे गुरु हैं। ठीक है, इसके बाद पांचवें गुरु है अर्जुन देव सिंह। ठीक है, अर्जुन देव सिखों के पांचवें गुरु कौन हुए दोस्तों? पांचवें गुरु हुए अर्जुन देव। छठवें गुरु हुए दोस्तों हरगोविंद सिंह। ठीक है, छठवें गुरु हुए हरगोविंद सिंह। और सातवें गुरु हुए हर राय, आठवें हरकिशन और नौवें गुरु तेग बहादुर। कौन हुए? गुरु तेग बहादुर। और 10वें जो गुरु है गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, सब लोग जानते हैं खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने ही की थी और ये 10वें गुरु हुए। इसके बाद गुरुओं की जो परंपरा समाप्त हो गई। तो इस तरह से 10 गुरु हुए सिखों के 10 गुरु। एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, आपको क्रम याद होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी जो है क्रम से प्रश्न भी पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको अगर क्रम होगा तो आप आंसर उसका सही कर पाएंगे। तो पहले गुरु है गुरु नानक देव, फिर अंगद देव, फिर अमरदास, फिर रामदास। अक्सर कन्फ्यूज़न तीसरे और चौथे गुरु में होता है। ठीक है, ये चीज़ जरूर याद रखिएगा, अक्सर कन्फ्यूज़न हमेशा तीसरे और चौथे गुरुओं में होता है। ठीक है, तो पहले अमर होंगे, फिर दास होंगे। ठीक है, राम होंगे। तो अमर दास सॉरी, आप ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, तो पहले अमरदास, फिर रामदास, फिर अर्जुन देव, फिर हरगोविंद सिंह, गुरु हर राय सिंह, गुरु हरकिशन, गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह। इस तरह से 10 गुरु जो है सिखों के हो गए। अब हम इन पे जो है एक एक करके प्रश्न देखते हैं, किस तरह प्रश्न आते हैं। तो सिख धर्म के संस्थापक दोस्तों गुरु नानक जी हैं। ठीक है, इनका जैसे हम सब लोग जानते हैं कि इनका जो जन्म तलवाड़ी में हुआ था। ठीक है, इसके बाद जो है और इनकी जो मृत्यु हुई थी, जैसे हम लोग जानते हैं कि पाकिस्तान में जो करतारपुर साहिब है वहाँ पे इनकी मृत्यु हुई थी। दूसरे प्रश्न है पंजाब भाषा के लिए गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किसने किया? ठीक है, पहला प्रश्न है कि संस्थापक कौन है सिखों के? तो वह गुरु कौन है? गुरु नानक देव सिंह। और जो दूसरा प्रश्न है यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि पंजाबी भाषा के लिए गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किसने किया? दोस्तों गुरु अंगद, जो दूसरे गुरु हुए अंगद, उन्होंने ये आविष्कार किया है। ठीक है, गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किसने किया? तो है अंगद। किस सिख गुरु ने अमृतसर शहर का निर्माण कराया? दोस्तों गुरु रामदास। ठीक है, गुरु रामदास। ठीक है, ये चौथे गुरु हैं जो कि शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु हैं। इन्होंने अमृतसर शहर का निर्माण किया, जो अभी पंजाब में अमृतसर है, उसका भी निर्माण जो है गुरु रामदास ने ही करवाया है। अमृतसर के लिए मुगल बादशाह ने ज़मीन दान की? दोस्तों अमृतसर जो शहर है उसके लिए अकबर ने, जो मुगल बादशाह अकबर थे, उन्होंने ज़मीन दान दी। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ये जितने प्रश्न हैं सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और अक्सर सारे प्रश्न आए हुए हैं। ठीक है, तो अमृतसर के लिए मुगल बादशाह ने दान किसने दिया? अकबर ने। ठीक है, यहाँ पर एक प्रश्न भी बनता है, आगे उस पर हम आगे बात करेंगे। सिख धर्म की धार्मिक पुस्तक कौन थी? आदि ग्रंथ थी। ठीक है, आदि ग्रंथ और गुरु ग्रंथ साहिब। ठीक है, सिख जो धर्म है उनकी धार्मिक पुस्तक आदि ग्रंथ और गुरु ग्रंथ साहिब। ठीक है, आदि ग्रंथ और गुरु ग्रंथ साहिब। किस सिख गुरु ने सिखों के पवित्र पुस्तक आदि ग्रंथ का संकलन किया? तो है अर्जुन देव। दोस्तों पांचवें नंबर के गुरु हैं ना, सिखों के पांचवें धर्म गुरु हैं अर्जुन देव। क्या नाम है इनका? अर्जुन देव। अगले हम बात करते हैं किस सिख गुरु ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया? दोस्तों जो स्वर्ण मंदिर है अमृतसर में, उसका निर्माण अर्जुन देव ने ही करवाया है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब आप इससे देख पा रहे होंगे, इतने महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि व्यापम है या PCS को ये एक दो बार रिपीट हो चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ मैं एक बार फिर रिपीट करना चाह रहा हूँ मैं कि जो पंजाबी की जो भाषा है पंजाबी गुरुमुखी लिपि का, उसका आविष्कार अंगद ने करवाया। और अमृतसर शहर है पंजाब में, उसका निर्माण जो है गुरु रामदास ने करवाया। और उसको ज़मीन किसने दी? मुगल बादशाह अकबर ने ज़मीन दी। ठीक है, आदि ग्रंथ और गुरु ग्रंथ साहिब जो है धार्मिक पुस्तक है। इसके बाद जो है
जो 6 नंबर प्रश्न है कि गुरु ग्रंथ संकलन किसने किया, तो अर्जुन देव ने किया। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और अमृतसर के स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, किसी गुरु ने अकाल तखत सर्वशक्तिमान का सिंहासन बनवाया, तो दोस्तों हरगोविंद सिंह है। ठीक है, हरगोविंद सिंह कौन सा नंबर के गुरु हैं, तो दोस्तों हरगोविंद सिंह जो है, हरगोविंद सिंह है 6वें नंबर के। ठीक है, 6 नंबर के जो गुरु हैं वो हरगोविंद सिंह है। किस सिख गुरु को औरंगजेब द्वारा मरवाया गया, तो दोस्तों गुरु तेग बहादुर जो 9वें गुरु थे उनको औरंगजेब ने मरवाया। दोस्तों ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। ये औरंगजेब ने इतनी बार, दोस्तों ये 10th नंबर का है, औरंगजेब ने बहुत इन्हें यातनाएं दी और इन्होंने औरंगजेब ने जो गुरु तेग बहादुर थे उनको मुस्लिम धर्म में अपनाने के लिए बहुत जोर दिया, पर वो नहीं माने और अंततः जो है उनको फांसी दे दी गई। तो इस तरह से जो है सिख गुरु जो है गुरु तेग बहादुर क्या हुए, फांसी पे चढ़ गए और उनको मरवाया किसने, मुगल बादशाह औरंगजेब ने। ठीक है, किस सिख गुरु ने धर्म में खालसा पंथ की शुरुआत की, दोस्तों गुरु गोविंद सिंह ने। जो 10वें गुरु हुए गुरु गोविंद सिंह, उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। कब की, 1699 में। दोस्तों याद रखेंगे सन को, 1699 में, बहुत महत्वपूर्ण है ये। सिख धर्म के अंतिम गुरु हुए दोस्तों गुरु गोविंद सिंह। सिख धर्म के अंतिम गुरु कौन हुए, गुरु गोविंद सिंह। आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन अर्जुन देव ने किया। जैसा अभी हमने बात की थी कि गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया, तो अर्जुन देव ने किया है। सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक किस मुगल बादशाह के समकालीन थे, दोस्तों बाबर और हुमायूं के। दोस्तों मैंने वहाँ पे 10 गुरुओं के नाम लिखे थे, साथ में सन वाइज लिखे थे, जिससे कि ये प्रश्न पूछा जाता है कि ये कौन से धर्मगुरु हैं या दूसरे कोई हैं, वो समकालीन किसके हैं। तो जो गुरु नानक थे वो बाबर और हुमायूं के समकालीन थे। निम्न में से किस गुरु ने गुरुमुखी लिपि आरंभ की, तो अंगद ने। पंजाब में अमृतसर नगर को स्थापित गुरु रामदास ने किया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अमृतसर नगर को स्थापित किसने किया है, रामदास ने। दोस्तों इस प्रश्न में पीछे चर्चा हो चुकी है, पर इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा, दोस्तों अर्जुन देव ने। ठीक है, अर्जुन देव ने क्या किया है दोस्तों, आदि ग्रंथ का संकलन किया है। अमृतसर में जो स्वर्ण मंदिर है उनका निर्माण भी इन्होंने ही करवाया है। पर अमृतसर नगर को किसने स्थापित किया है, रामदास ने। और इनको जमीन किसने दी, मुगल बादशाह ने, अकबर ने। इस तरह से आप जो है कनेक्ट याद रखेंगे। सच्चा बादशाह भी किसने कहा जाता है, अर्जुन देव को। इसके बाद जो है 18 नंबर क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता एवं धन आशीर्वाद दिया। दोस्तों जो जहांगीर का पुत्र था राजकुमार खुसरो, उसने अपने पिता जहांगीर से बगावत की, और जब बगावत की खुसरो ने, तो अर्जुन देव ने उसको संरक्षण दिया, उसकी सहायता दी। ठीक है, और इसी से जो है नाराज होकर कौन, जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को फांसी दे दी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक गुरु अर्जुन देव को फांसी जहांगीर ने दी, ये 5वें गुरु थे। और 9वें गुरु जो तेग बहादुर को फांसी दी किसने, औरंगजेब ने। ये दोनों प्रश्न आप लोग याद रखेंगे। अगले प्रश्न हम बात कर रहे हैं, अगले हम उस पर बात करें तो जो 19 प्रश्न है, अकाल तख्त का निर्माण किसने की, दोस्तों हरगोविंद सिंह ने की। ठीक है, निम्नलिखित किस गुरु की जो मृत्यु चेचक के कारण हुई, तो दोस्तों गोविंद हरकिशन सिंह की मृत्यु जो है किससे हुई, 8वें गुरु हैं ये, इनकी मृत्यु चेचक के कारण हुई। किस वर्ष वैसाखी के दिन 13 अप्रैल गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की, 1699 में। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा, दोस्तों गुरु गोविंद सिंह ने। बहुत महत्वपूर्ण है। गुरु अमरदास ने सती प्रथा का विरोध किया तथा अंतरजाति विवाह विधवा विवाह को बढ़ावा दिया। दोस्तों 23 नंबर का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुगलों में अकबर ने इसका विरोध किया था, और ये सिखों में गुरु अमरदास। दोस्तों अमरदास जो है बेसिकली 3रे नंबर के गुरु हुए हैं, इन्होंने ही सती प्रथा का विरोध किया है। 24 नंबर का प्रश्न है, मुगल साम्राज्य में मुगल सम्राट अकबर इनका बहुत सम्मान करते थे। ठीक है, गुरु रामदास ये थोड़ा सा ये मिसप्रिंट है, ये आप रहने दीजिए। 25 नंबर का हम देख लेते हैं। गुरु रामदास ने, ठीक है, 1577 में अमृतसर सरोवर नामक नगर की स्थापना की। ठीक है, जो वहाँ पे तालाब बना है उसका हुई है। ठीक है, अब आगे चल के अमृतसर नाम से प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, ये प्रश्न भी इस तरह से पूछा जाता है। उसका जो तालाब है अमृत सरोवर उसको बोला जाता है, उसका भी निर्माण जो है किसने किया, गुरु रामदास ने। अगला प्रश्न हम देखते हैं,
जो अमृत सरोवर, शायद ये फिर से रिपीट हुआ है ये प्रश्न। 27 प्रश्न हम देखेंगे। गुरु गोविंद सिंह ने ही काल तख्त का निर्माण करवाया है। ठीक है, अकाल तख्त का निर्माण किसने करवाया है? हरगोविंद सिंह ने। ठीक है, गुरु हरराय ने, जो ये छठवें गुरु थे, सॉरी 7वें गुरु थे, ने औरंगजेब के भाई दारा सिकोह का विद्रोह में मदद की। दोस्तों, औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच में जो है धर्मत का युद्ध हुआ था। ठीक है, जिसमें से मदद किसने की? गुरु हरदयाल ने, हर राय ने की है। अब आखिरी प्रश्न है, गुरु तेग बहादुर ने धार्मिक स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ निछावर कर दिया। इन्हीं अर्थों के कारण गुरु जो तेग बहादुर थे उन्हें हिंद चादर भी कहा जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, हिंद की चादर भी कहा जाता है किसको? गुरु तेग बहादुर को। क्यों? क्योंकि जो औरंगजेब थे उन्होंने ज़बरदस्ती उन्हें धर्म परिवर्तन की कोशिश की, लेकिन उन्होंने नहीं किया और अंततः जो है अपनी प्राणों की न्यौछावर कर दिया। इसी कारण हिंद की चादर भी कहा जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से शिवाजी महाराज और सिखों के बारे में, सिखों के जो गुरु थे उनके बारे में महत्वपूर्ण प्रश्नों का सीरीज ये समाप्त हुई। उम्मीद करता हूँ आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होगी। 1 से 2 बार अगर आप इसे रिपीट करेंगे तो बहुत ही आसानी से आपको ये याद भी हो जाएंगे और एग्ज़ाम हॉल में जब आप जाएंगे तो बहुत ही आसानी से ये बन पाएगा। दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, मैं आप लोगों के सामने बहुत ही जल्द मिसलिनियस 1000 प्रश्नों की सीरीज़ ले आ रहा हूँ। प्रतिदिन 100 प्रश्न अपलोड करूँगा और ये प्रश्न सब जिसमें विज्ञान भी होगा, पॉलिटी भी होगी, एमपी भी होगा, सब कुछ होगा इसमें। इस तरह से जो है 1000 प्रश्नों की सीरीज होगी। साथ ही साथ जो है मैं डेली प्रश्न ऑब्जेक्टिव प्रश्न बना के अपलोड करूँगा और उसका आंसर आप मुझे मैसेज के माध्यम से आप उसका आंसर हमें करेंगे। तो दोस्तों, पढ़ते रहिए। नमस्कार।